किसी दूर दराज सल्तनत पर सुल्तान फिरोज नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत रेगिस्तानी पहाड़ियों, नीले आसमान और पुराने किलों से घिरी हुई थी। महल इतना बड़ा था कि उसकी राहदारियों में हवा भी खो जाती। इसी महल में दर्जनों नौकर चाकर रहते थे और उन्हीं में एक थी जुलेखा, एक नाजुक सी मासूम लेकिन काम से थकी हुई लड़की, जिसे लोग सिर्फ महल की सफाई करने वाली के नाम से जानते थे। सुबह का वक्त था। महल की संगमरमर की फर्श पर झाड़ू की सरसराहट गूंज रही थी। जुलेखा हल्का सा दुपट्टा ओढ़े ठंडी हवा में अपने झुर्रीदार हाथों से झाड़ू चला रही थी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन काम करने का ढंग इतना नरम कि जैसे वह फर्श को नहीं, किसी टूटे सपने को समेट रही हो। तभी राजकुमारियों वाले हिस्से की तरफ से कदमों की आहट आई। वह चौंक कर पलटी तो सामने सायरा खड़ी थी, बादशाह की भतीजी और जुलेखा की एकमात्र हमदर्द। सायरा ने मुस्कुराकर कहा, जुलेखा, मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। तू आज फिर से बहुत जल्दी उठाई। जुलेखा थकी मुस्कान से बोली, बाजी, महल बड़ा है और काम भी। देर कर दूं तो सब मुझे ही सुनाते हैं। सायरा ने प्यार से उसका हाथ थामा। पहले मेरे कमरे में चल, तू हमेशा काम ही करती रहती है, थोड़ी देर आराम भी कर लिया कर। जुलेखा हल्का सा हंसी, आराम? यह जुलेखा के नसीब में कहां बाजी। सायरा ने उसे डांटने की तरह माथे पर उंगली रखी। अरे चुप, मैं हूं ना तेरे साथ। दोनों गैलरी से गुजरकर नीचे पहुंची तो आंगन में हल्की हलचल सुनाई दे रही थी। नौकरानियां भाग दौड़ कर रही थीं। बर्तन बज रहे थे। कुछ पहरेदार खड़े होकर बातें कर रहे थे। मगर जुलेखा का दिल अचानक तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसे पता था कि इसी आंगन से अक्सर शहजादा तैमूर गुजरता है। और जैसा उसे डर था, ठीक उसी वक्त दूर से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। 4 पहरेदारों के बीच शहजादा तैमूर धीरे धीरे आते दिखाई दिया। काले रंग की शाही अंगरखा, तेज नजरें और चलने का अंदाज जैसे पूरे महल का वजूद उसी की इजाजत पर टिका हो। सायरा ने फुसफुसाकर कहा, देख, मेरा भाई आ रहा है, सीधी खड़ी रहना। जुलेखा ने जल्दी से दुपट्टा सिर पर ठीक किया और नजरें नीचे झुका ली, लेकिन तैमूर की तीखी नजरें सीधे उसी पर आ टिकी। कुछ पल के लिए जैसे महल की सारी आवाजें थम गईं। सायरा ने मुस्कुराकर सलाम किया, भाईजान, आप इतनी देर से उठे? तैमूर ने जवाब नहीं दिया, बस जुलेखा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर तंजिया आवाज में बोला, महल की नौकरानियों को पर्दे का इल्म नहीं होता क्या? यह हल्का दुपट्टा किस लिए? जुलेखा का दिल बैठ गया। उसने दुपट्टा और कसकर लपेट लिया। सायरा ने तुरंत बात संभाली, भाईजान, यह तो अभी आंगन साफ कर रही थी। आप? तैमूर ने हाथ उठा दिया, जो भी कर रही थी, हद में रहे। महल खानजादा का है, यहां उसूल चलते हैं। उसकी आवाज में जो सख्ती थी, उसने जुलेखा के रोम रोम में डर उतार दिया। सायरा चुप हो गई। जुलेखा का सिर और नीचे झुक गया और तैमूर बिना कुछ और बोले आगे बढ़ गया। लेकिन जाते जाते उसकी नजरें जुलेखा पर उसी बेबाकी से अटक गईं, जिसने उसके दिल की धड़कनें और तेज कर दी थी। उसे क्या मालूम था कि यही तीखी नजर आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी को तूफानों में बदलने वाली है। सायरा ने जुलेखा का हाथ कसकर पकड़ा और धीमे से बोली, डर मत, बस भाई का मूड खराब है, वह सब पर ऐसे ही सख्त रहता है। जुलेखा ने सिर हिलाया, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा था। तैमूर की नजरें उसके जिस्म पर जैसे चाकू की तरह उतर गई थीं। वह पीछे सायरा के कमरे की तरफ बढ़ी। लकड़ी के दरवाजे से कमरे में दाखिल होते ही हल्की खुशबू फैली हुई थी। अंदर जाली वाली खिड़कियों से सूरज की किरणें फर्श पर सुनहरी लकीरें बनाती जा रही थीं। सायरा ने उसे पलंग पर बिठाया। अब बता, तूने नाश्ता किया? जुलेखा ने धीमे से कहा, नहीं बाजी, पहले आंगन साफ किया, फिर पानी भरने चली गई थी। अभी तो आपको देखती ही यहां आई हूं। सायरा ने उसे हल्का सा धक्का देकर कहा, तू मेरी छोटी बहन जैसी है, हर वक्त काम में धंसी रहती है। यह महल तेरी मेहनत पर चलता है, फिर भी सब तुझे नौकरानी समझकर बात करते हैं। वह चुप हो गई। जुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाजी, मैं गरीब हूं, नौकरानी ही हूं, यह सच है। सायरा ने उसकी हथेली पकड़ ली। गरीब होना शर्म की बात नहीं,
गलत लोग होना शर्म की बात है। जुलेखा की आंखें नम हो गईं, मगर उसने पलकें झुका लीं। तभी नीचे से शहनाइयों जैसी हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। किसी ने बताया कि आज सुल्तान फिरोज के कुछ मेहमान महल में आने वाले थे। नौकर चाकर भाग दौड़ कर रहे थे। सायरा ने कहा, आ चल, अम्मी बुला रही होंगी, बहुत इंतजाम करने हैं। तू मेरे साथ रहना, अकेली कहीं मत घूमना। दोनों नीचे उतर रही थीं कि सीढ़ियों के मोड़ पर फिर वही कदमों की आहट गूंजी। जुलेखा का दुपट्टा डर से और कस गया। शहजादा तैमूर अपने 2 खास सिपाहियों के साथ ऊपर चढ़ रहा था। सायरा ने मुस्कुराकर सलाम किया, भाईजान, आप दरबार जा रहे हैं? लेकिन तैमूर ने सायरा की बात की बजाय जुलेखा को देखना ज्यादा जरूरी समझा। उसकी नजरें तल्ख मगर गहरी थीं, जैसे कुछ पढ़ लेना चाहती हों। कहां जा रही हो? उसने ठंडी आवाज में पूछा। जुलेखा घबरा गई। वो सायरा बाजी के साथ रसोई मदद करने। तैमूर धीरे से उसके पास झुका, इतना करीब कि जुलेखा ने अपनी सांसें रोक लीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे महल में काम करने वाली हर लड़की को पर्दा करना होगा, समझी? अगली बार इस हालत में दिखी तो अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा और एक अजीब सी जलन थी। सायरा बीच में आ गई। भाई, डराए नहीं उसे, बच्ची है अभी। तैमूर ने उसकी ओर तीखी नजर डाली। बच्ची? ये अब बच्ची नहीं है सायरा, ये महल में काम करती है, इसे नियम सीखने ही होंगे। फिर वह तिरस्कार भरी नजर के साथ सीढ़ियां चढ़कर आगे बढ़ गया। जुलेखा वहीं जम सी गई। दिल धड़क रहा था, सांस अटक रही थी, पसीना हथेलियों पर जमा हो गया। सायरा ने उसकी पीठ थपथपाई। चल, छोड़ना, वह बस गुस्से में है। जुलेखा ने हां में सिर तो हिला दिया, मगर दिल में डर की एक परछाई और गहरी हो गई। उसे क्या पता था कि यह सख्त नजर एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक इम्तिहान बन जाएगी। महल के बड़े आंगन में शोर बढ़ चुका था। मेहमानों के लिए पतलें सजाई जा रही थीं, बड़े बड़े बर्तनों में खाने की तैयारी चल रही थी और नौकरानियां अपने अपने काम में लगी थीं। जुलेखा को रसोई में भेजा गया, जहां गरम तवे की आवाज, उबलते बर्तन और मसालों की खुशबू हवा में घुली थी। वह चुपचाप आटा गूंधने बैठ गई। उंगलियों पर आटा चिपक रहा था, मगर दिल उसी बात में अटका था जो शहजादा तैमूर ने कुछ देर पहले कही थी। उसकी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, अगली बार इस हालत में नजर आई तो अंजाम बुरा होगा। जुलेखा का हाथ कांप गया। आटे की लोई टूटकर बर्तन में गिर गई। बगल में खड़ी बुजुर्ग नौकरानी नसीमा ने कहा, क्या हुआ बेबी, हाथ कांप क्यों रहे हैं? जुलेखा ने धीरे से कहा, कुछ नहीं खाला, बस नींद कम हुई है। नसीमा ने गहरी सांस ली। महल के काम में नींद कौन पूछता है, लेकिन तुझे संभल कर रहना पड़ेगा, खासकर शहजादे के सामने। जुलेखा ने चौंक कर उसे देखा। खाला, आपको कैसे? नसीमा ने अपनी आवाज धीमी कर ली। बेटी, मैं 30 साल से इस महल में हूं, लोगों की नजरों का रंग पहचानती हूं। शहजादा तैमूर की नजर तुझ पर रुक जाती है। जुलेखा के दिल में डर का एक और कांटा चुभ गया। उसने जल्दी से सिर झुका लिया। खाला, यूं मत कहिए, मुझे तो उससे डर लगता है। नसीमा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। डर तो हमें सबसे लगता है बेटी, पर कुछ लोगों से सबको ज्यादा लगता है। इतना कहकर वह अपने काम में लग गई। मगर जुलेखा का दिल और डूब गया। सारा दिन वह काम तो करती रही, पर दिमाग उसी बात में उलझा रहा। शाम होते होते महल जगमगाने लगा। दीवारों पर मशालें जल उठीं। मेहमानों की आवाजें ऊंची होने लगीं। सायरा ऊपर से भागती हुई आई और बोली, जुलेखा, अम्मी बुला रही हैं, चल जल्दी। जुलेखा उसके पीछे पीछे गलियारे में पहुंची। अंदर रुखसाना बेगम और कुछ औरतें बैठी थीं। रुखसाना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, यह क्या पहन रखा है? महल की बहू जैसा पहनावा क्यों नहीं? जुलेखा का चेहरा सफेद पड़ गया। बेगम साहिबा, मैं तो सिर्फ काम करने। रुखसाना ने उसे बीच में ही टोक दिया। चुप, यह महल है, कोई झोपड़ी नहीं। नौकरानियां भी यहां तहजीब से रहती हैं। जाकर दोबारा चादर ठीक करो। सायरा, इसे लेकर जाओ। सायरा ने उसकी कलाई पकड़ी और कमरे से बाहर ले आई। जुलेखा की आंखें भर आई थीं। बाजी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस
सायरा ने उसकी बात रोककर उसे गले लगा लिया। मुझे पता है, पर तुझे पता नहीं। अब माहौल क्यों बदल रहा है? जुलेखा ने कांपते स्वर में पूछा। क्यों बाजी? सायरा ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, क्योंकि तुझसे पहले कभी किसी नौकरानी पर शहजादा तैमूर की नजर नहीं ठहरी। जुलेखा जैसे पत्थर की हो गई, दिल कांपने लगा, सांसें टूटने लगी। नहीं बाजी, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मुझसे नफरत करते हैं। सायरा ने उदास मुस्कान दी। नफरत और चाहत, दोनों की पहली निशानी एक ही होती है, सख्ती। जुलेखा कुछ समझ पाती उससे पहले पीछे से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा, तैमूर वहीं खड़ा था, उसकी नजरों में वही तेज चमक। और कुछ और भी था जो जुलेखा समझ नहीं पा रही थी। वह बिना पलकें झपकाए बोला, तुम दोनों को कुछ काम नहीं? नीचे चलो। सायरा ने सिर झुका दिया। जुलेखा के पैर जम गए। तैमूर की आंखें सिर्फ उसे देख रही थीं, इतनी गहरी कि डर उसकी हड्डियों तक उतर गया। उसे क्या पता था, यह तो अब तूफान की शुरुआत थी। महल की शाम अब पूरी तरह गहमागहमी में डूब चुकी थी। गलियारों में चिराग रोशन थे, बड़े बड़े झूमरों की रोशनी सोने की तरह चमक रही थी। लेकिन जुलेखा के दिल में अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था। तैमूर का साया उसके पीछे पीछे घूम रहा था, चाहे वह उसकी ओर देखे या न देखे। वह उसकी सांसों में उतर चुका था। सायरा उसे लेकर नीचे आई। आंगन के बीच में लंबी मेज सजी थी और आसपास लड़कियां और औरतें थालियों को ठीक कर रही थीं। जुलेखा चुपचाप सभी के बीच खड़ी रही, लेकिन उसका मन कहीं और था, वहीं ऊपर वाली सीढ़ियों पर, जहां कुछ देर पहले तैमूर खड़ा था और उसकी ओर देख रहा था। वह नजर इतनी ठंडी, इतनी बेबाक थी कि जैसे उसके अंदर का सारा डर खोलकर पढ़ लेना चाहती हो। थोड़ी देर बाद रुखसाना बेगम ने ताली बजाकर आवाज लगाई, जुलेखा, इधर आओ। जुलेखा ने घबराकर तुरंत कदम बढ़ाए। जी बेगम साहिबार। रुखसाना ने उसे मसाले से भरी तश्तरी थमाते हुए कहा, यह ऊपर मेहमानों के कमरे में रखाओ और ध्यान रहे किसी चीज में गिरावट न हो, समझी? जुलेखा ने सिर झुका लिया। जी जी। सायरा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में चिंता थी। उसने धीमे से कहा, डर मत, कुछ नहीं होगा, जा। जुलेखा तश्तरी उठाकर धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। उसे लग रहा था जैसे किसी की नजर उसकी पीठ पर टिकी है। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, गलियारा खाली था। दूर मशाल की रोशनी दीवारों पर गिरकर परछाइयां बना रही थी। जुलेखा तश्तरी लेकर एक एक कमरे में देखती हुई आगे बढ़ी। जब वह तीसरे कमरे के पास पहुंची, तभी पीछे से दरवाजे की कुंडी के हल्के से चटकने की आवाज आई। जुलेखा का दिल जोर से उछला। वह पलटी और सामने शहजादा तैमूर था। वह दरवाजे के चौखट पर खड़ा था, दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए और आंखों में वही खतरनाक सुकून। जुलेखा के कदम वहीं जम गए। कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर तैमूर धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम महल की खामोशी में गूंज रहा था। जुलेखा की सांसें उखड़ने लगीं। वह उसके बिल्कुल सामने आकर रुका, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें जुलेखा के गाल को छू रही थीं। सुनाई नहीं देता जब मैं पुकारता हूं, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन तीखी। जुलेखा कांप गई। मैं तो मसाले रखने आई थी, बेगम साहिबा ने कहा था। तैमूर ने तश्तरी उसके हाथ से ले ली और पास की मेज पर रख दी। फिर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे नजरें क्यों चुराती हो? जुलेखा की निगाहें जमीन पर जमी रहीं। मैं तो सिर्फ काम करती हूं, शहजादा आला। तैमूर ने उसकी ठुड्डी उंगलियों से ऊपर उठाई। जुलेखा के बदन में जैसे करंट दौड़ गया। यही तो बात है, वह धीमे से बोला, तुम सिर्फ काम नहीं करती, तुम मेरी नजर में चढ़ चुकी हो। जुलेखा डर से पीछे हटना चाहती थी, मगर पैर हिल नहीं सके। आवाज कांपते हुए निकली, मैं कुछ नहीं चाहती, बस अपनी रोटी कमाना चाहती हूं। तैमूर ने एक पल उसे देखा, फिर उसके इतने करीब आ गया कि उनके दरमियान हवा भी मुश्किल से गुजर सके। जुलेखा की सांस थम गई। आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? तैमूर की आंखें उसके चेहरे से हट नहीं रही थीं, क्योंकि वह फुसफुसाया, जब मैं नीचे था तुमने मेरी तरफ देखा था, और उस एक नजर में जितना डर था,
उतनी ही मासूमियत भी थी, और यह दोनों चीजें मुझे बहुत वक्त से किसी में नहीं दिखी। जुलेखा की आंखें भर आईं। मुझे जाने दीजिए, कृपा करके। तैमूर ने उसका रास्ता नहीं छोड़ा, बल्कि और करीब आ गया। इतना कि दीवार पीछे और तैमूर सामने। जुलेखा पूरी तरह घिर चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, एक बात याद रखना जुलेखा, मैं जो चाहता हूं उसे किसी और की परवाह नहीं होती। जुलेखा की आंखों से आंसू बह निकले। उसी वक्त नीचे से किसी नौकरानी की आवाज आई, जुलेखा कहां रह गई? तैमूर जरा सा पीछे हुआ, मगर नजरें अब भी उसी पर टिकी रहीं। जाओ, उसने धीमे से कहा, लेकिन यह बात खत्म नहीं हुई। जुलेखा कांपते कदमों के साथ नीचे जाने लगी। दिल धड़क रहा था, सांसें टूट रही थीं। उसे पहली बार एहसास हुआ, शहजादा तैमूर सिर्फ सख्त नहीं, खतरनाक भी है, और यह खतरा अब सीधे उसकी तरफ बढ़ चुका है। जुलेखा तेज कदमों से नीचे उतर रही थी, मगर सीढ़ियों की हर आहट उसे ऐसे डरा रही थी जैसे पीछे कोई साया चलता आ रहा हो। दिल की धड़कन कानों में ऐसे बज रही थी कि आस पास की सारी आवाजें खोसी गई थीं। नीचे पहुंचकर उसने तश्तरी फिर से उठाई और रसोई की ओर चली गई, लेकिन हाथ अब भी कांप रहे थे। नसीमा खाला ने उसे देखते ही पूछा, अरे बेटी, तेरा चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया? ऊपर कुछ हुआ क्या? जुलेखा ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं खाला, बस सीढ़ियां जल्दी जल्दी उतर गई थी। नसीमा ने गहरी निगाहों से उसे देखा। वह जानती थी यह झूठ है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि महल की दीवारें वह सब सुन लेती हैं जो जुबान कह नहीं पाती। सायरा भागती हुई आई, जुलेखा तुझे कितनी देर हो गई? अम्मी नाराज हो रही थी। फिर उसने उसका चेहरा ध्यान से देखा। तू रोई है? जुलेखा ने जल्दी से आंखें पोंछ ली। नन अहीं बाजी, बस धुआं लग गया था रसोई का। सायरा चिंतित हुई। देख, अगर भाई ने कुछ कहा है तो मुझे बता। उसके बोलने से पहले ही दूर से तैमूर की भारी आवाज गूंजी। सायरा दोनों ने मुड़कर देखा। तैमूर नीचे खड़ा था, हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए, आंखों में वही तेज चमक। उसकी नजर सीधे जुलेखा पर जा अटकी, मगर सायरा को पुकारा। सायरा फौरन आगे बढ़ी। जी भाईजान, तैमूर बोला। अम्मा के बाजू में बैठो, मेहमान आने लगे हैं। सायरा ने सिर हिलाया और जाने लगी, मगर जाने से पहले उसने जुलेखा की कलाई पकड़कर धीरे से कहा, अगर कुछ हुआ है बाद में मुझे बताना, मैं तेरे साथ हूं। सायरा चली गई। अब जुलेखा अकेली खड़ी थी, और तैमूर की नजरें उस पर टिक चुकी थीं। कुछ पल खामोशी रही। फिर तैमूर धीमे कदमों से उसकी ओर आया, जैसे हर कदम एक फैसला हो। जुलेखा पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसकी जगह महल की ठंडी दीवार ने रोक लिया। तैमूर उसके करीब आकर रुका, इतना करीब कि जुलेखा की धड़कनें खुद उसे सुनाई दे रही थीं। तुम मुझसे डरती क्यों हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। जुलेखा ने कांपते हुए कहा, मैं तो बस तैमूर ने बीच में ही उसके हाथ से तश्तरी ले ली। जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तुम कांपने लगती हो। क्यों? जुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि आप बहुत सख्त हैं। और आपकी नजरें। तैमूर झुका उसके कान के पास। मेरी नजरें क्या करती हैं? जुलेखा ने जल्दी से चेहरा मोड़ लिया। मुझे डरा देती हैं। तैमूर सीधा खड़ा हुआ और उसके चेहरे को कुछ सेकंड तक देखता रहा। फिर धीमे स्वर में बोला, डर वही लगता है जिससे इंसान बच नहीं सकता। जुलेखा के पैरों में जैसे जान नहीं रही। तभी पीछे से नौकरानी की आवाज आई, जुलेखा जल्दी आओ, बेगम साहिबा तुम्हें बुला रही हैं। तैमूर एक कदम पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद चमक उठी। जाओ, वह बोला, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें देखता हूं। जुलेखा ने सिर झुका लिया। दिल डूब गया, हाथ कांपने लगे। जब वह मुड़ी, तैमूर की नजरें उसकी पीठ पर चिपकी हुई थीं, ठंडी, कसकती हुई, जैसे उसने जुलेखा को पहले ही कहीं कैद कर लिया हो। रसोई की तरफ जाते हुए जुलेखा के दिल में सिर्फ एक डर था, आज की शाम अगर ऐसी है तो आगे की रात कैसी होगी? इस बात का उसे अंदाजा नहीं था कि एक ऐसी रात आने वाली है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। रात गहराती जा रही थी। महल की दीवारों पर लगी मशालें अब और भी मध्यम चमकने लगी थीं। नीचे आंगन में ढोलक की हल्की थाप गूंज रही थी। औरतें गीत गा रही थीं, कुछ हंस रही थीं, कुछ मेहमानों को चाय परोस रही थीं।
लेकिन इस चहल पहल के बीच जुलेखा का दिल जैसे किसी अंधेरे कुएं में धंसता जा रहा था। वह रसोई से बर्तन समेटकर बाहर निकली ही थी कि सायरा तेजी से उसके पास आई। जुलेखा, जल्दी आ, अम्मी ने कहा है कि सारे कमरे भर गए हैं। मेरे कमरे में भी दूर दूर की कजिन्स सो रही हैं। वो कह रही हैं कि तू भाई के कमरे में सो जा। जुलेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी सांस रुक गई, कपड़े की तह पकड़ते हुए उसकी उंगलियां कांप गईं। अहीं बाजी, मैं वहां नहीं सो सकती। मैं लाउंज में सो जाऊंगी, जमीन पर भी ठीक है। बस मुझे उनके कमरे में मत भेजो। सायरा ने भौहें सिकोड़ ली। लाउंज में कैसे सोएगी पगली? वहां सारे लड़के सो रहे हैं, रिश्तेदार, मेहमान। कोई भी देख लेगा तो तमाशा बन जाएगा। और यह शादी का घर है। अम्मी ने सख्त हुक्म दिया है। जुलेखा ने फिर सिर हिलाया, आवाज टूटती हुई, मैं तैमूर के कमरे में नहीं जाऊंगी बाजी, मुझे उनसे डर लगता है। सायरा एक पल को चुप हो गई। फिर उसने जुलेखा का हाथ पकड़ा। डर मत, भाई शायद सो चुके होंगे। बस चुपचाप जाकर कोने में लेट जाना। किसी को क्या पता चलेगा? और फज्र से पहले बाहर आ जाना। यह सब तुम्हारी भलाई के लिए है। मेरी भलाई? जुलेखा के होंठ कांप गए, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। सायरा ने उसके कंधे पर थपकी दी, बात मत बढ़ा जुलेखा। घर में उतने मेहमान हैं, जगह ही नहीं बची। अगर अम्मी ने कहा है तो जाना ही होगा। सायरा भीड़ में खो गई। अब जुलेखा अकेली खड़ी थी। दिल धड़क रहा था, हाथ ठंडे पड़ चुके थे, और डर उसके गले में फंसी सांस जैसा लग रहा था। वह हिम्मत जुटाकर तैमूर के कमरे की तरफ बढ़ी। हर कदम किसी सजा जैसा था। राहदारी में मुसाफिरों की आवाजें कम हो गई थीं। महल की दीवारें खामोश थीं। बाहर बस हवा का एक धीमा झोंका चल रहा था। जब जुलेखा तैमूर के दरवाजे तक पहुंची तो उसके पैर वहीं जम गए। कुंडी को छूते ही हाथ कांप गया। दिल फुसफुसाया, मत जा। लेकिन हालात धकेल रहे थे, जाना पड़ेगा। आखिरकार उसने हल्के से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा था। बस खिड़की से आती चांदनी बिस्तर के एक कोने पर गिर रही थी। जुलेखा ने धीरे से अंदर कदम रखा। दरवाजा बंद करने की हिम्मत भी नहीं हुई। वह कमरे के कोने की तरफ बढ़ी, जैसे छाया बनकर छिप जाना चाहती हो। और तभी बिस्तर पर हल्की सी हलचल हुई। तैमूर उठकर बैठ गया। उसकी आंखें नींद से भरी थीं, मगर जैसे ही उसने जुलेखा को देखा, उन आंखों में एक खतरनाक जाग उठी। उसने धीमे, भारी स्वर में कहा, काफी देर लगा दी। मैं इंतजार कर रहा था। जुलेखा का दिल धक से रह गया। वह घबराकर पीछे हटने लगी। शहजादा, आला, मैं तो सिर्फ सोने आई हूं, बाहर जगह नहीं थी। तैमूर ने बात काट दी। बिस्तर से उठकर उसके करीब आया। कदमों की आवाज जैसे कमरे की दीवारें पी रही थीं। वह उसके सामने आकर रुका, चेहरे पर एक ऐसी जिद जिससे बचना नामुमकिन था। सोने, उसकी आवाज धीमी लेकिन गहरी थी। तुम्हें भेजा ही इसलिए गया है कि आज रात मैं तुम्हें अपना साबित कर सकूं। जुलेखा की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह फुसफुसाई, कृपा करके मुझे जाने दीजिए, मैं आपकी सिर्फ नौकरानी हूं। तैमूर का चेहरा उसके 1 इंच पास आ गया। आज रात तुम सिर्फ नौकरानी नहीं हो। उसका हाथ जुलेखा की कलाई पर कस गया। आज तुम मेरी हो। जुलेखा ने छूटने की कोशिश की। नहीं शहजादा, आला, खुदा के लिए। लेकिन तैमूर ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। चुप। कमरा खामोश था। सिर्फ दिलों की धड़कनें टकरा रही थीं। उसे पता था, अब जो होने वाला है वह उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ होगा। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कमरा पूरी तरह खामोश था। बाहर आंगन में ढोलक की थाप अब धीमी पड़ चुकी थी। महल के बाकी हिस्सों में रोशनी जल रही थी, मगर तैमूर के कमरे की हवा में एक अलग तरह का बोझ था, जैसे दीवारों ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। जुलेखा दीवार से सटकर खड़ी थी, उसकी सांसें टूटी हुई, आंखों में डर की झिलमिलाहट। तैमूर उसके बिल्कुल सामने था। उसकी आंखों में नींद का असर नहीं, बल्कि एक भारी, दबा हुआ फैसला चमक रहा था। क्यों इतना डर रही हो? तैमूर ने धीमे स्वर में कहा। जुलेखा कांपते हुए बोली, क्योंकि मैं तो बस महल की एक नौकरानी हूं। तैमूर हौले से हंसा। उसकी हंसी में सर्दी थी, जैसे किसी शिकारी की मुस्कान। महल की नौकरानी, लेकिन मेरे कमरे में। जुलेखा ने दोनों हाथ जोड़ने की कोशिश की,
मेरी मजबूरी थी। मुझे भेजा गया था। मैं नहीं आती अगर। तैमूर ने उसके हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। तुम आई हो, और यही काफी है। जुलेखा ने गहरी सांस ली। शहजादा आला, मैं आपके सामने विनती करती हूं, मुझे मत छूइए। मेरे मां बाप मुझ पर भरोसा करके भेजेंगे। मेरा दामन साफ है। तैमूर थोड़ा झुककर उसके चेहरे को देखने लगा। उसकी सांसें जुलेखा के चेहरे को छू रही थीं। तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ता है कि दुनिया क्या कहेगी? जुलेखा रो पड़ी। मेरे लिए पड़ता है। तैमूर की आंखें एक पल को नरम हुईं। शायद उसके आंसुओं ने पत्थर को हल्का छुआ, लेकिन यह नरमी कुछ सेकंड ही रही। फिर उसके चेहरे पर वही जिद लौट आई। तुम मेरी बीवी बन सकती थी अगर हालात अलग होते, उसने फुसफुसाकर कहा। लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी चाहत बन चुकी हो, और मैं अपनी चाहत हासिल करके ही छोड़ता हूं। जुलेखा की रूह कांप गई। मेहरबानी करके उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन तैमूर ने उसके रास्ते को अपनी बाहों से बंद कर दिया। कमरा छोटा पड़ गया था। पलंग, दीवारें, पर्दे सब उसकी घबराहट को महसूस कर रहे थे। तैमूर ने उसके आंसू पोंछे और धीमी आवाज में बोला, आज रात तुम्हें मुझसे डरने की नहीं, मुझे समझने की जरूरत थी। जुलेखा ने सिर झुका लिया। वह थक चुकी थी डर, काम, अपमान और अनकही बातों से। उसकी हिम्मत अब खत्म हो रही थी। तैमूर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। जुलेखा का दिल जैसे छाती से बाहर निकलने को था, लेकिन अचानक उसी वक्त नीचे से शोर उठा, शहजादा आला। किसी पहरेदार की आवाज थी। सुल्तान फिरोज ने आपको तुरंत बुलाया है। तैमूर का गुस्सा उबल पड़ा। ठंडी सांस लेकर उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर जुलेखा की ओर झुककर धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना आज रात अलग होती। वह मुड़ा, कुंडी खोली और भारी कदमों से बाहर चला गया। जाने से पहले उसने एक आखिरी नजर उसे देखकर कहा, यह बात खत्म नहीं हुई, समझी? दरवाजा बंद हुआ। कमरा फिर खामोश। जुलेखा वहीं फर्श पर बैठ गई। आंसू उसके दुपट्टे में समा गए। उसके हाथ बिखर गए थे, दिल दहशत से भरा था। वह खुद से फुसफुसाई, खुदा मुझे बचा ले, मैं अब और नहीं सह सकती। रात बीत गई, लेकिन उसके लिए यह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बन चुकी थी। रात बीत चुकी थी। सुबह की पहली किरणें महल के नक्काशीदार दरवाजों पर पड़ने लगी थीं, लेकिन जुलेखा के लिए रात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वह बिस्तर के एक कोने में सिकुड़ी बैठी थी, आंखें सूजी हुईं, चेहरा थका हुआ जैसे सारी उम्र की थकान कुछ घंटों में उतर आई हो। कमरे के बाहर चहल पहल शुरू हो चुकी थी। नौकरानियां दौड़ भाग कर रही थीं। रसोई से बर्तनों की खनक आ रही थी, कहीं से किसी के हंसने की आवाज। लेकिन जुलेखा के भीतर सन्नाटा ही सन्नाटा था। उसका दिल अब भी रात वाले डर को पकड़कर बैठे था। अचानक दरवाजा खुला। जुलेखा एकदम सिमट गई। उसे लगा कि शायद तैमूर वापस आ गया, लेकिन अंदर सायरा दाखिल हुई, चेहरा घबराया हुआ। जुलेखा। वह उसकी तरफ दौड़ी और उसे बाहों में भर लिया। तू यहां थी पूरी रात। मैंने तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई। जुलेखा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बोलने की कोशिश की, बाजी, मैं डर गई थी, मैं यहां से जाना चाहती हूं। सायरा ने उसका चेहरा पकड़कर ऊपर उठाया। क्या हुआ? भाई ने कुछ किया? उसने तुझे तंग किया? जुलेखा फूट पड़ी। बाजी, वो मेरे बहुत करीब आ गए थे। मैं रोई भी, मिन्नतें भी की, लेकिन उसके शब्द आंसुओं में बिखर गए। सायरा का चेहरा सफेद पड़ गया। ओह खुदा, भाई ने ये सब। वह कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आवाज में एक ठंडा डर उतर आया। अगर ये बात बाहर गई तो तेरा नहीं, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाबा भाई को मार देंगे, और तू सोच भी नहीं सकती कि यहां क्या तूफान खड़ा होगा। जुलेखा ने आंसू पोंछे। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मैं बस यहां काम करके घर भेज दी जाऊं, बस यही चाहती हूं। सायरा ने गहरी सांस ली। अब कुछ भी इतना आसान नहीं है। नीचे तेरा जिक्र हो रहा है। जुलेखा का दिल तेज धड़कने लगा। कैसा जिक्र? सायरा ने डरते हुए कहा, अम्मी, बाबा और तैमूर तीनों तेरी वजह से आपस में लड़ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तूने जान बूझकर सब किया ताकि भाई तुझ पर फिदा हो जाए। अम्मी कह रही हैं कि भाई आंवले की तरह जिद्दी है। और तैमूर। सायरा थम गई। जुलेखा ने डरते हुए पूछा,
और तैमूर। सायरा ने धीरे से जवाब दिया, वह कह रहा है जो मेरा दिल चाहता है वो मैं लेकर ही रहूंगा। जुलेखा लड़खड़ा गई, हाथ दीवार पर टिका लिए। नहीं बाजी, मैं यहां नहीं रह सकती। मेरा काम, मेरी इज्जत, सब खत्म हो जाएगा। सायरा ने उसका हाथ पकड़ा। मेरी बात सुन, अभी नीचे नहीं जाना। बाबा बहुत गुस्से में हैं। तुझे देखते ही आग पर तेल गिर जाएगा। बाहर से किसी ने दस्तक दी। खानजादा साहिब ने जुलेखा को नीचे बुलाया है। जुलेखा का दिल रुक गया। सायरा भी ठिठक गई। नहीं, अभी नहीं। सायरा ने जवाब देने की कोशिश की, वो तैयार नहीं है, लेकिन नीचे से खुद तैमूर की भारी आवाज गूंजी, जुलेखा को लेकर नीचे आओ अभी। सायरा के कदम जम गए। जुलेखा की आंखों में फिर वही रात वाला डर लौट आया। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। हॉल में पूरा खानदान जमा था। अरमान खान, रुखसाना बेगम, इरफान साहब और महल के कुछ बड़े बुजुर्ग। जुलेखा भीतर आई। सारी नजरें उसी पर टिक गईं, जैसे हर कोई उसी के गुनाह की गिनती कर रहा हो। अरमान खान गरज उठे, यही है वो लड़की जिसने हमारे घर के बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। जुलेखा कांपती आवाज में बोली, मैंने कुछ नहीं किया। अरमान चीखे, चुप। नौकरानी होकर शहजादे के कमरे में रात गुजार आई, क्या यह तेरी चालाकी नहीं? जुलेखा की आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे भेजा गया था, मैं मजबूर थी। तभी तैमूर आगे आया। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन हर शब्द में बिजली थी। खामोश, किसी ने मजबूर नहीं किया इसे। जुलेखा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तैमूर ने सीधे सबके सामने कहा, यह मेरी मर्जी से मेरे कमरे में थी और मैं इसे अपनी बीवी बनाऊंगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे बदल गए। अरमान खान गुस्से से दहाड़े, तू पागल हो गया है, नौकरानी तेरी बीवी बनेगी। तैमूर ने तिरस्कार भरी नजर से पिता की ओर देखा। हां, क्योंकि मैंने इसे चुन लिया है और जो मैं चुनता हूं उसे दुनिया की कोई ताकत मुझसे छीन नहीं सकती। रुखसाना बेगम की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह भीतर ही भीतर खुश हो। जुलेखा स्तब्ध रह गई। शहजादा, आला। मैंने तो। तैमूर उसकी तरफ मुड़ा। अब तुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, तू मेरी अमानत है। जुलेखा की आंखें फैल गईं। वह कांपते होठों से बोली, मैं तो सिर्फ अपने घर की रोटी कमाने आई थी। तैमूर उसके बिल्कुल करीब आ गया, इतना कि सब लोग देख रहे थे मगर कोई रोक नहीं पा रहा था। वह बोला, अब तू सिर्फ अपने घर की नहीं, मेरे घर की रोटी खाएगी, क्योंकि आज के बाद तू कहीं नहीं जाएगी। जुलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। डर, दर्द और किसी अनजान किस्मत का मिलाजुला एहसास। सायरा ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तू अकेली नहीं है, चाहे अच्छा हो या बुरा, भाई ने फैसला कर लिया है। हॉल की खामोशी में तैमूर की आवाज फिर गूंजी, आज से जुलेखा खानजादा मेरी होने वाली बीवी है। महल की हवाएं बदल गईं, नजरें बदल गईं, किस्मत का मोड़ बदल गया। और जुलेखा, जो एक गरीब नौकरानी थी, आज शहजादे की दावेदार बन चुकी थी, चाहे यह उसकी चाहत हो या उसकी मजबूरी।